हमारा डिस्कशन लास्ट टाइम शुरू हुआ था रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पे। हमने करना शुरू की थी कि कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो डिके कर जाते हैं। डिके करने का मतलब होता है हट जाते हैं। वो यूजुअली अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनके अंदर ढेर सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जमा होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अपने आप को लॉक नहीं कर पाता, वो फट जाता है। ये हमारा डिस्कशन हुआ। फिर हमने बात की थी रेलेवेंट के जो फटने वाला होता है उसे पेरेंट कहते हैं, जो फट कर बनता है उसे डॉटर कहते हैं। जो फटने वाला होता है वो अनस्टेबल होता है, जो फट के बनता है उसको हम कहते हैं स्टेबल। फिर आते हैं कि हमने चार्ज वगैरह की बात की थी, न्यूक्लियर नोटेशन की बात की थी, थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात की थी बेसिकली, कि प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, या न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट। ये लास्ट क्लास का सब कुछ हमने डिस्कस किया। फिर हम कार्बन डेटिंग के ऊपर थोड़ा सा गए थे, लेकिन फिर हम वहां से वापस। अब हमने बात करनी है आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स के बारे में हम सब जानते हैं कि दे आर एटम्स, दे हैव सेम प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे आप ये बात भी याद रखेंगे, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम लेना चाहें तो वो ये ले सकते हैं हम, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का 8 आइसोटोप है, 816, और दूसरा है 818। तो ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों गैसेस हैं। ये इनका केमिकल नेचर हो गया जो कि सिमिलर। फिजिकल नेचर में फर्क ये होता है कि ऑक्सीजन O2 16 वाला और O2 18 वाला, ये लाइट होता है, ये हैवी होता है। तो ये जो है वो नीचे की तरफ होता है। अब नीचे की तरफ कहाँ होता है? हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ होता है, जिसमें हम सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। लेकिन ये बनाता है ओजोन बेसिकली। तो ये ऊपर चला जाता है, सॉरी उल्टा कह दिया। तो ये लाइट होता है तो ये ऊपर जाता है। हाँ, क्योंकि इस मैं आता हूँ उसके। तो ये हैवी वाला है, ये डाउनवर्ड्स रहता है ज्यादातर, और इसमें हम ब्रीथ करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट होता है यूजुअली। और इससे ओजोन फॉर्मेशन होती है, और ये यूवी रेस को भी ट्रीट करता है। अब इसमें जो नॉर्मल डिस्कशन होता है वो ये होता है, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था इसका क्या मतलब है, ताकि आपको ये जहन में आ जाए बस। और मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर 16 और 18 की बात करते हैं तो 16 नेचर का 99% ऑक्सीजन होता है, और 18 हार्डली 1% ऑक्सीजन होता है। तो जब भी कैलकुलेशन करते हैं, जब भी कोई डिस्कशन करते हैं, हमेशा किसकी करते हैं? 16 की करते हैं, कभी भी 18 की नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि 18 बहुत ही कम तादाद में, बहुत ही लेस अमाउंट में अवेलेबल। तो हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे, जब भी कुछ पढ़ेंगे, वो सब हमेशा 16 का पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस इन फिजिकल लॉ। ये जो एग्जांपल क्या कह रहे हैं, मतलब एलिमेंट कैसे बनता है? एलिमेंट तो नेचुरली नेचर नेचर में मिले। यानी कि अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन पकड़ू तो ये कहाँ से आया ऑक्सीजन? सवाल ये है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आया, पहले तो ये बताओ। एटमॉस्फेयर में, और नेचुरल प्रोसेस से बन रहा है, प्लांट से रिलीज कर रहे हैं, कोई स्टार फॉर्मेशन हो रही है, कुछ कुछ भी हो रहा है, उससे आ रहा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं उसे पकड़ू यहाँ पे, तो 99% चांसेस है कि वो O2 होगा, 1% है कि वो ज्यादा तादाद में 16 प्रोड्यूस। लेकिन हाँ एग्जैक्टली, तो लेकिन नीचे जो रहता है या ऊपर जो रहता है उसकी ओवरऑल परसेंटेज इतनी ज्यादा है कि नीचे वाला तकरीबन ना होने के बराबर। तो जो हमें मिल रहा है घूम फिर के वो 16 ही है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम फिर हमें ये बात पता चलनी चाहिए कि अगर 816 हमारे अंदर जा रहा है या 818 हमारे अंदर, तो केमिकल रिएक्टिविटी तो सेम है ना। हमारे ब्लड में जो भी बाइंडिंग हो रही है वो ऑक्सीजन की हो रही है, सेम। फर्क है मैस का, दैट इज इट। तभी तो वो आइसोटोप्स है। अगर आइसोटोप्स की केमिकल नेचर डिफरेंट हो तो फिर वो आइसोटोप्स थोड़ी हो, फिर तो वो आइसोटोन्स होते हैं।
जिनमें सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं बट डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं। अब आते हैं कि हमारे सिलेबस में 3 आइसोटोप्स का डिस्कशन आपसे करना है। एक प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। प्रोटियम हाइड्रोजन 1 1, ड्यूटियम 1 2, ट्राइटियम 1 3। 1 1 का क्या मतलब होगा? 0 न्यूट्रॉन। सोचे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। 2 न्यूट्रॉन का क्या मतलब होगा? सॉरी, 2 का मतलब होगा 1 न्यूट्रॉन, और 3 का मतलब होगा 2 न्यूट्रॉन। तो दे आर आइसोटोप्स बेसिकली, ये बात हुई। देन कुछ और आइसोटोप्स मैंने शेयर किए हुए आपसे, आपको याद नहीं करने, सिर्फ एग्जांपल दी। फिर आते हैं कि प्रॉपर्टीज की तो बात की गई, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी डिस्कशन है हमारा। फिर रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बाकी आते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? ये नजर आने वाली जो चीज जो धमाके से फट रही है, ये है अनस्टेबल न्यूक्लियर। अनस्टेबल न्यूक्लियर फट रहा है, इस फटने को हम कहते हैं डिके, एक्सप्लोजन। और ये एक्सप्लोजन क्या कर रहा है, क्या बना रहा है? किसी अनस्टेबल को स्टेबल में कन्वर्ट कर। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? अब आते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ। नीचे ये लिखा हुआ है कि जब ये एक्सप्लोड करेगा तो जाहिर है इसमें से कुछ तो रिलीज होगा। अब थोड़ी सी एटम की नॉलेज यूज कर लेते हैं। अगर एक न्यूक्लियस या एटम फटता है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव का ग्रुप अलग हो। मैं प्रोटॉन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव ग्रुप। अग्रीड? और नेगेटिव का ग्रुप भी अलग हो, और न्यूट्रल। कुछ समझ आया? ये तो बेसिक हो गई। भाई कुछ प्रोटॉन्स अलग हो सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, और कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकल सकते हैं। यही होगा ना एक एटम में, इसके अलावा तो। लेकिन फिलहाल ये बात समझने के लिए, जैसे बच्चे को कहते हैं ना, छोटे बच्चे को दुनिया गोल है, बड़े होके बताते हैं। तुम लोग बताओ, दुनिया बिल्कुल गोल है या मसले मसाइल हैं कुछ? मसले मसाइल हैं, कुछ टेढ़े मेढ़ी सी है। फिर हम ये कहेंगे बड़े होके कि भाई पहले तो बचपन में पढ़ा था कि सर दुनिया घूम रही है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सन रुका हुआ है। बड़े हो जाएंगे बोलेंगे नहीं, सन भी हिलता है, सन भी हिलता है। सन छोड़े, पूरी गैलेक्सी चल रही है सर, पूरी गैलेक्सी जोड़े, पूरी यूनिवर्स चल रही है सर, सब चल रहा है। अब सवाल ये है कि फिर अगर अभी से सब कुछ बता देंगे तो दिमाग में क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, यही होगा, रेडियो एक्टिविटी होगी दिमाग में। तो इसलिए अभी फिलहाल 3 लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी न्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव वाले को हम रेडियो एक्टिविटी की टर्म में कहते हैं अल्फा, नेगेटिव वाले को कहते हैं बीटा, और न्यूट्रल वाले को हम कहते हैं गैमा। सिंबॉलिकली रिटन एज अल्फा, बीटा, गैमा। अल्फा is treated as a helium nuclei, beta is treated as an electron, gamma is only treated as an EM ray, electromagnetic ray, nothing related to mass. अब ये कन्वेंशन सेट कर ली गई है जो हम पढ़ रहे थे। तो कोई भी रेडियो एक्टिव एमिशन होगा उसमें 3 एमिशन पॉसिबल है। नंबर 1 क्या? अल्फा। नंबर 2 क्या? बीटा। नंबर 3 क्या? गैमा। तीनों भी हो सकते हैं, कोई 2 भी हो सकते हैं, कोई 1 भी हो सकता है। अब आते हैं कि ऊपर लिखा हुआ क्या है, द इमिशन ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन और पार्टिकल्स caused by the spontaneous disintegration of the atomic nuclei. This is radioactivity. रेडियोएक्टिविटी का क्या मतलब है? कुछ रेडिएशंस का निकलना, कुछ रेडिएशंस का निकलना, वो रेडिएशंस जो किसी चीज को आयोनाइज कर सकें, आयोनाइजेशन का पार्ट बना सकें, किसी चीज को आयोनाइज कर सके। अब इस बात का क्या मतलब है? भाई इस बात का मतलब ये है कि अगर कहीं से अल्फा की बात कर रहे हो तो अल्फा का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। बीटा की बात कर रहे हो तो उसका चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो क्या ये दोनों रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में निकली थी? अब मान लो अल्फा, चलो ऐसे समझा दे, मजा नहीं आएगा, कुछ मजे का कर।
तो मान लो ये अल्फा है, ये किसी मासूम से एटम के पास से गुजर रहा है, ये एटम है, इसका चार्ज है पॉजिटिव। तो जब ये इसके पास से कहीं से गुजरेगा तो क्या ये हो सकता है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को कुछ करे? हाँ जबरदस्त, बहुत अच्छी। तो ये हो सकता है कि ये अपने साथ ले जाए, इसको अपने घर ले जाए, या ये हो सकता है कि ये इसको अट्रैक्ट तो करेगा, राइट। अब सवाल ये है कि अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि क्या वो वाकई अपने पास से ले जाए इसे। लेकिन अगर मान लें कि वो ले गया, तो ये भाई क्या बन जाएंगे? कैटाइन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये किसी एटम को क्या बना सकता है? आयन बना सकता है। तो क्या ये आयोनाइजिंग रेडिएशन हुई या नहीं हुई? कुछ समझ आया? तो इमिशन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन का क्या मतलब है? रेडिएशन केपेबल ऑफ आयोनाइजिंग अदर सब्सटेंसेस। तो मैं इसको ऐसे समझाने के बाद बच्चों को एग्जांपल ये देता हूं कि भाई मान लो एक मोबाइल चोर है, एक आप है चोर, आप जा रहे हैं अपनी जिंदगी में मगन मस्त, आपको नहीं पता पीछे से कौन आ रहा है, तो अब क्या होगा? मोबाइल निकाल, और बदले में आप खुशी से, खुशी से चार्ज हो जाएंगे कि असल में जिस बंदे की अमानत आपकी जेब में थी वो खुशी खुशी अपने साथ उस अमानत को ले गया, और आपकी क्या बच गई? जान। क्या ख्याल है? तो जो मांगने वाला आया था उसने आपको क्या कर दिया? चार्ज, आपके पास से चला गया। तो अब ये कह सकते हैं कि एल्फा भाई क्या है? तो बात समझ आई? तो बीटा भाई भी चोर हुए। अब बीटा भाई किस तरह के चोर है? तो बीटा भाई, लेट से अभी कोई यहाँ से जा रहा हो, अभी नहीं, अभी समझ आ जाएगा, फिक्र ही क्यों करते, पुलिस पुलिस की जरूरत ही नहीं। अगर अभी यहाँ से कोई जा रहा हो और उसके हाथ में 15-14 जूसे दो, तो लोग खुद जाएंगे उसके पास, लोग खुद जाएंगे उसके पास कि भाई तुम ये जूस लेके कहाँ जा रहे हो, हम तो एक्स्ट्रा क्लास के सताए हुए लोग हैं, हमारे ऊपर तो जुल्म सितम हो रहा है, तो कुछ देते हुए जाओ, हमारे पास इतना कुछ है, तुम दे क्यों नहीं रहे हो? तो बीटा भाई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, उनके पास फजूल के क्या मौजूद है? ढेर सारे बाजार के इलेक्ट्रॉन। और कोई मुस्तहिक अगर उसको देखेगा तो वो क्या करेगा? फौरन अटैक करेगा इसके ऊपर। और क्या होगा? और बेचारा बीटा के साथ वही होगा जो आपके साथ हुआ था थोड़ी देर पहले। क्या हुआ था? बात समझ आई? तो रेडिएशन दो तरह की हो सकते हैं, रेडिएशन दो तरह की हो सकती है, या तो कोई एटम कैटाइन बन जाए या कोई एटम एनाइन बन जाए। क्या मतलब है? मान लें, मान लें कि हम ये कहते हैं कि ये बीटा कैरियर है, तो इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रखे हुए होलसेल रेट में दस्तयाब है। यहां से कोई ऑक्सीजन जा रहा था, उसने बोला अरे वाह बाय वन गेट वन, दो इलेक्ट्रॉन यहां से उसने पकड़ लिए। तो अब ये एटम भाई क्या बन गए? एनाइन बन गए। तो क्या इसने इसे आयोनाइज किया? वो जवाब है किया। तो ये क्या बना? आयोनाइजिंग रेडिएशन। बात समझ आई? तीसरी चीज है गैमा, मासूम, नोबल, यूनिक, कुछ कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। सर सर जा तो नहीं, यूनिक है, सब कुछ सही है लेकिन नोबल सही नहीं है, लफ्ज नोबल मान एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो गैमा है मतलब जैसे मैंने देखा वहां पे जाते रहे,
मैंने वो उधर जा रहा था, मैं उधर जाने लग गया कि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ, जो भी है अपना पर्सनल प्रॉब्लम। तो जो किसी को ना चार्ज को कोई फर्क पड़ता है, उसके ना मास को फर्क पड़ता है, बस निकल जाता है ऐसे। कुछ समझ आया? तो हर रेडिएशन आयनाइजिंग नहीं होती, एल्फा और बीटा आयनाइजिंग होती है, गैमा आयनाइजिंग नहीं होती। अब आते हैं, मोस्ट आयनाइजिंग कौन होगा? एल्फा होगा, जबरदस्त। क्योंकि एल्फा का चार्ज होता है +2, बीटा का चार्ज होता है -1। क्योंकि मैंने कहा था हीलियम, तो हीलियम का कैटाइन होगा, उसका चार्ज होगा +2, और अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर है इसका चार्ज क्या होगा? -1। तो मोस्ट आयनाइजिंग इज एल्फा और लीस्ट आयनाइजिंग इज बीटा। ये इसने गलत जुमला कहा है, सोचा, इसने कहा है लीस्ट आयनाइजिंग गैमा है, तो वो तो आयनाइज ही नहीं कर रहा। तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि सर लीस्ट तो गैमा वो होना चाहिए, नहीं गैमा तो कुछ कर ही नहीं रहा ना, तो गैमा तो नॉन आयनाइजिंग, तो बीटा इज लीस्ट, एल्फा इज मोस्ट। जी नहीं, ये तो प्रोसेस सेम है ना। यानी कि अगर मेरे पास एक +2 चार्ज है और एक मेरे पास -1 चार्ज, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2। यानी कि ये वो मोबाइल चोर है जिसने एक मोबाइल चोरी किया, उसका पेट नहीं भरा, फिर उसने दूसरे की भी भूख थी उसको। ये बेचारा खुश है, एक जूस का डब्बा देके जान छुड़ाओ, पुलिस वाला 10 रुपए दो जान छुड़ाओ, खत्म, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बेचारा कम आयनाइजिंग हुआ ना, ये तो कम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि सर इसमें से मोस्ट अनस्टेबल कौन है, तो वो ये है। ये थोड़ा सा स्टेबल फिर भी है, इसको पता है। जैसे आप नहीं होते, आप लोगों की एग्जांपल फौरन समझ में आ जाएगी। वो बच्चे, एक मिनट मैं भूल जाऊँ। हाँ भाई, फॉर्मेटिव की बात हो रही है। तो एक बच्चा है जिसकी परसेंटेज है 49, वो ज्यादा तड़प रहा होगा या 39 वाला ज्यादा तड़प रहा होगा? 49 वाला अबाउट टू पास, बट फॉर एनी रीजन नॉट पासिंग। 39 वाले को तो पैसे की कोई उम्मीद नहीं है ना, कि अगर मुझे एक आधा नंबर, यानी कि पूरी क्लास लड़ जाए उसे एक नंबर, तो सिर्फ एक नंबर का सवाल है, वो बोलेगा छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, एक क्या क्या दो काट लेता है। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा दूर है ना अभी स्टेबिलिटी। तो ये भाई साहब है बीटा, बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको कि ये निकले इसमें से और ये खुश हो जाए। लेकिन ये भाई तो अभी बहुत दूर है स्टेबिलिटी से, अगर इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे भी दे तो बोलेगा मुझे क्या फर्क पड़ा, अभी भी तो मेरे पास एक की जगह है। कुछ समझ आया? तो स्टेबिलिटी होगी, लेकिन आयोनाइज ज्यादा कौन कर सकता है? एल्फा, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान पहुंचा सकता है, दो चीजें छीन सकता है, बीटा एक ही दे सकता है बस। यार मैं केमिस्ट्री पढ़ाने के ना चार्ज करता हूँ बस। एल्फा और बीटा पार्टिकल्स का नाम। तो अब सवाल था कि सर एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होता है या आयन? तो इसका जवाब है कि भाई आयन को स्टेबल होना चाहिए, तभी तो एलिमेंट आयन में बनता है, वरना एलिमेंट एलिमेंट ही रहेगा। क्या ख्याल है आप भाई, एलिमेंट आयन होता ही क्यों है अगर एलिमेंट कुछ है? बेसिक लॉजिक, 5,000 को। तो इमिशन ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन और पार्टिकल्स caused by the spontaneous ऑटोमेटिक, खुद ही छिन गया मोबाइल, पता ही नहीं चला, पता भी नहीं चला,
रखा हुआ था मोबाइल, गायब हो गया, पैसे थे गायब हो गए, कहाँ से आएंगे तो किधर कुछ नहीं रहा, पुलिस जैसे पुलिस का किधर से चोर आए पता नहीं भाई, कहाँ गए पता नहीं, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। किसी ने इस न्यूक्लियस को आगे नहीं बोला था भाई चलो, खुद ही ऑटोमेटिक। आपने टेम्परेचर चेंज किया, आपने कहा चलो इस न्यूक्लियस को ठंडा कर लेंगे, शायद ये बोले चलो मैं ज्यादा देर रह लेता हूँ जिंदा, नहीं फट जाएगा फिर भी। गर्म करना है तो जल्दी बढ़, ऐसा कुछ नहीं, अपनी मर्जी का स्पॉन्टेनियस मूड हो रहा है तो फटेगा, नहीं तो कोई दुनिया का लॉ नहीं कह सकता कि ये कब फटे। ये आप इसको समझाने के लिए भाई आप में से कौन कब मरेगा साबित कर दें। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस डेथ कोई कभी भी निकल सकता है, तो डोंट गेट सीरियस भाई, ऐसे ही होगा, मैं भी मर सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि जो जिंदा है वो कभी नहीं मरेंगे, कोई गारंटी नहीं है सेहतमंद नहीं मरेगा, कोई गारंटी नहीं है बीमार नहीं है, कभी कोई भी मर सकता है। तो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, टूटना, डिसइंटीग्रेशन टूटना, तो दी प्रोसेस जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशन इमिट हो और एक न्यूक्लियस खुद ब खुद फटे और छोटे छोटे कई हिस्सों में डिवाइड हो जाए, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। बात समझ में आई? फिर दूसरे जुमले में लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव डिके इज अ रैंडम प्रोसेस। अब इस बात का क्या मतलब है, कभी भी हो सकता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन एन इंडिविजुअल न्यूक्लियस विल डिके, समझाने का सबसे अच्छा तरीका, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन एन इंडिविजुअल विल डाई। हाँ पूछो। रेडियो एक्टिव मेटल, हाँ रेडियो एक्टिव, को दो चीजों में, अगर मैं आपसे कहता हूँ हीलियम में और इलेक्ट्रॉन में केमिकली फर्क दिखता है या फिजिकली फर्क? दोनों अलग चीजें, टोटली अलग चीज, तो केमिकली भी अलग है फिजिकली भी अलग। हाँ कर सकते हो, अभी पढ़ेंगे वो। तो ये एक बात हो गई। अच्छा अब आते हैं कि एल्फा, बीटा और गैमा से क्या तब्दीली आती है, क्या इमरान खान आता है? चेंज। तो वो चेंज ये रहा, ये भाई क्या इमिट कर रहे हैं, एल्फा। तो इस भाई का चार्ज 2 यूनिट कम हो गया और मास 4 यूनिट कम हो गया। मिसाल के तौर पे यूरेनियम है जो इमिट करता है एल्फा पार्टिकल, तो ये कन्वर्ट होके बनाएगा थोरियम जिसका चार्ज होगा 90 और मास होगा 234, उसमें से अल्फा रिलीज होगा। अब आप नोट करें, ये हीलियम था ना, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का सम, तो ये इक्वेशन होती है रेडियो एक्टिवली बैलेंस्ड इक्वेशन। चार्जेस और मासेस जरा ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम। हीलियम बोलता है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का एक क्लस्टर, नहीं क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हीलियम तो नोबल हुआ ना, अल्कम हुआ, 16 पढ़ा हो। न्यूक्लियस कह सकते हैं, यानी कि एग्जैक्टली कोई न्यूक्लियर बाउंड्री थोड़ी होती है, जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन इकट्ठे हो जाए उसको न्यूक्लियस कहते हैं, शेल्स नहीं होते। समझ आई बात? पक्की बात है। याद क्या करना है, जब भी कोई अल्फा इमिट करेगा चार्ज 2 यूनिट कम हो जाए, मास 4 यूनिट कम हो जाए, पक्की बात हो गई। अब आते हैं मुश्किल के ऊपर। बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो चार्ज 1 यूनिट बढ़ जाता है जबकि मास सेम है। अब सवाल ये कि सर ये क्या हुआ, ये कौन सा मैजिक हुआ? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने लगे।
मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लें हमारे पास पहले 10 प्रोटॉन थे और 10 न्यूट्रॉन थे और ये था कोई पेरेंट न्यूक्लियस, क्या था? तो इसका टोटल मास कितना होगा? 20। अग्रीड? इस भाई साहब ने बीटा पार्टिकल इमिट किया, क्या इमिट किया? तो अब इसने यकीनन जाहिर है डॉटर में कुछ ना कुछ कन्वर्ट किया हो। तो होता क्या है? होता ये है कि इस भाई साहब का मैंने कहा प्रोटॉन सेम रहा, यानी कि 10 प्रोटॉन थे, कितने ही रहे? 10 ही रहे। तो सर फिर मास पे कैसे, सॉरी तो सॉरी, प्रोटॉन एक यूनिट बढ़ गया, प्रोटॉन एक यूनिट बढ़ जाता, तो फिर आप ये बताएं कि सर मास कैसे सेम रहेगा? तो एक न्यूट्रॉन कम हुआ होगा। अब आते हैं कि सर ये आप कहना चाहते हैं कि यहां से एक न्यूट्रॉन भाई निकले, वो टूटे, उसमें से एक बना प्रोटॉन और एक बना इलेक्ट्रॉन, तो जी ऐसा ही कुछ हुआ। तो न्यूट्रॉन में से जो प्रोटॉन बना वो इसमें ऐड हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन बना वो एज अ बीटा निकल लिया बाहर। अब आए दोबारा से इस बात को, तो इस इक्वेशन को गौर से देखें। हमने ये कहा ये जेड होना चाहिए, जेड पहले जो भी था, आफ्टर द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल जेड एक यूनिट क्या हुआ? बढ़ गया, लेकिन मास क्या रहा? सेम। तो ये मैजिक सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है, देखिए जिसके जहन में ये प्रॉब्लम है ना कि यार सर आप कहते हैं, पहले तो सोचें ए क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप मुझे ये कह रहे हो सर प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हुआ, तो खुद से ये बात तय है ना कि मास नंबर को इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा, मैं ये समझा रहा हूं आपको। क्योंकि एक न्यूट्रॉन ने कुर्बानी दी है, एक न्यूट्रॉन डिके हुआ है, तो बीटा न्यूट्रॉन से निकलता है। तो वो जो न्यूट्रॉन डिके हुआ है, जिसे हम सारी जिंदगी कहते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, वो इसीलिए तो कहते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन शामिल होता है। कुछ समझ आया? तो अब दोबारा से देखिए इस इक्वेशन को, कहां से शुरू किया था? 20 से। कहां खत्म किया? 20 पे। क्या तब्दीली आई? प्रोटॉन एक यूनिट क्या हुआ? न्यूट्रॉन एक यूनिट क्या हुआ? बात समझ आई? सवाल। बीटा रे गुजरेगी नहीं, बीटा रे इसने निकाली अपने अंदर से। अब इसकी एग्जांपल देते हैं हम आपको। हमारे एनवायरनमेंट में फुल तादाद में मौजूद होता है कार्बन 614, सुना आपने कभी? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद। बाय डिफॉल्ट हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन भी तो मौजूद होती है, तो वो कार्बन ही की तो कन्वर्जन होती है बाय बीटा एमिशन। बिल्कुल। ये आपने कहा कि मास सेम है ना, तो मास सेम है, चार्ज एक यूनिट बढ़ गया ना, तो एलिमेंट ही चेंज होगा जाहिर है। कुछ समझ आया? क्योंकि प्रोटॉन बेसिकली डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे, कितने गेन करेगा कितने लूज करेगा, कौन सा ऑक्टेट होगा कौन सा डुप्लेट होगा। मास नहीं बढ़ा, चार्ज बढ़ा। मास तो सेम है। मास बढ़ जाता ना अगर, तो मुझे इतनी बहस ही नहीं करनी पड़ती। आपको अभी तो नींद में आप लोग इसलिए सोचने में थोड़ा मसला हो रहा है, प्रॉब्लम ही फंसा दी है कि मास सेम कैसे? मास सेम अगर नहीं होता, एक प्रोटॉन बढ़ा तो एक मास नंबर बढ़ जाना चाहिए था, क्वाइट लॉजिकल। मसला ये है कि भाई मास नहीं बढ़ रहा, तो क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि मास के अंदर जो दो एजेंट्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें तब्दीली आई है। न्यूट्रॉन कम हो गया तो मास यूनिट एक कम होना चाहिए था, फिर उस एक न्यूट्रॉन ने अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लिया, तो वही एक नंबर प्लस हो गया, तो ओवरऑल मास क्या रहा? सेम रहा। सवाल।
कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। क्या कह दिया तुम? 5730 साल में डिके करता है कार्बन। मुझे तो शौक है इस चीज का भाई। अगर फॉर एग्जांपल हम नेट पे डिटेक्टिव बन गए, पुलिस पुलिस तो पुलिस पता करती है कि ये डेड बॉडी कितने पुरानी है। हाँ, एक्चुअली पता करती है। तो वो फॉरेंसिक्स में वो यही तो चेक करता है कार्बन 14 कंटेंट कितना है भाई। पुलिस वाला खुद जिंदा, उसकी बॉडी में भी कार्बन 14 मौजूद है, वो अपना कंटेंट चेक करता है, डेड बॉडी का चेक करता है, पता करके बता देता है इतना डिफरेंस है भाई, इसका मतलब इतनी देर पहले मरा। सिंपल स्टोरी। तभी वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। जब तक जिंदा है तब तक कार्बन 14 एब्जॉर्ब हो, जैसे मरे कार्बन 14 डिगे होना चाहिए। 5000 साल में कार्बन आधा रह जाएगा उस बंदे के अंदर। यानी कि अगर हमने कोई डायनासोर ढूंढ ली, अब हमें पता चला 5730 साल पुराना है, कैसे पता चला? इसका मतलब है आज की तादाद में जितना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कार्बन 14 मिल रहा है, उसका आधा मिल रहा होगा कार्बन डायनासोर से। इसका मतलब है 5700 साल होगा। आधे का भी आधा मिल रहा होगा तो 11400 साल होगा। 3 दफा आधा मिल रहा होगा तो 18900 साल। पहले उसको सवाल करने दो, तुम तो पीछे ही पड़ गए। खुद ही ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस, जैसे बैठे बैठे अर्थम्स हो जाए। हाँ एग्जैक्टली। ये इतना मुश्किल नहीं है। जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। हम अपने बारे में तो नहीं सोच सकते। जैसे कोरोना है, वो कह रहे थे ना फैल रहा है, कैसे फैल रहा है भाई? ऐसे फैल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यूनिट सेल है, अलग चीज बन जाता है। नहीं, स्पीशीज तो ये सेम है, दोनों एलिमेंट्स है। मसला तब होता है तुम्हारा स्पीशीज वाला कि सर कार्बन कंपाउंड में बन गया, डेनिरी चेंज हो गई। है तो सेम, बाय बाय है। क्या? ये एटॉमिक, ये तो मास नंबर है ना। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो वहां सेम है क्या? तो अगर मैं आप लोगों को ये एक्स्ट्रा क्लास में अभी ना पढ़ा रहा होता, आप दुनिया में किसी भी बंदे के पास जाएंगे, कोई भी ओ लेवल में ये नहीं समझा। ये सिर्फ मैंने प्यार मोहब्बत से आपको समझाइए, वरना सारे ये समझाते हैं कि जादू से, मैजिक से बस चार्ज जो है वो चेंज हो गया मास नंबर से। मैं थोड़ा अभी और भी आगे जाऊंगा तो मैं ये साबित करूंगा कि ये जो न्यूट्रॉन है इसमें ये प्रोटॉन नहीं होता, बेसिकली पॉजिट्रॉन। फिर मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो फिर मैं ये बात बताऊंगा कि ये पॉजिट्रॉन नहीं होता, ये असल में 3 लेप्टॉन्स होते हैं, जो एक क्वार्क और 2 क्वार्क्स का मिक्सचर है। यानी कि अब आपके जहन में ये बात डालना मकसद है कि आज से सारी जिंदगी सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल कहते हुए आए, वो खुद सब डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट पार्टिकल्स। 2 बेसिक पार्टिकल जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, एक होता है गॉड पार्टिकल, एक होता है लेप्टॉन। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन से बनता है। गॉड पार्टिकल 6 या 7 डिफरेंट फ्लेवर्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना, जिसमें से किसी के कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, किसी के कॉम्बिनेशन को पॉजिट्रॉन कहते हैं, किसी के कॉम्बिनेशन न्यूट्रिनो कहते हैं, किसी के कॉम्बिनेशन को एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छी बात की आपने। अब इसने जुमला इस्तेमाल किया, सर न्यूट्रॉन क्वार्ट्ज से बना होता है। जुमले में गौर करें तो क्वार्ट्ज की 6 डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। अप, डाउन, स्ट्रेंज। तो उनके कॉम्बिनेशन को, दो को जब चार्ज +1 होता है पॉजिट्रॉन कहते हैं, जब चार्ज -1 होता है तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जब चार्ज 0 होता है तो हम न्यूट्रॉन कहते हैं। क्वार्क और लेप्टॉन किसी और चीज का फंडामेंटल डेरिवेटिव नहीं। क्वार्क का मास एग्जिस्ट करता है, लेप्टॉन का मास बहुत कम होता है। आपने शायद पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के अंदर 1840 यूनिट्स का फर्क है। एनीवेज, तो अब आते हैं, अल्फा रेडिएशन हो गया तो चार्ज पे 2 और मास पे 4 का फर्क पड़ा।
बीटा हुआ तो चार्ज प्लस वन हो गया मास से, गैमा होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब ये साथ में छोटी सी वीडियो देखिए, ये जो यहाँ चल रही है एनिमेशन, ये कब से क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पहले था मैं कार्बन, मेरे में से क्या निकला, क्या निकला, बीटा निकल गया, तो मैं क्या बन गया, याद रखिएगा ये बात, गैमा है तो बेरोजगार, सेम हीट, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये स्टार से शो किया जाता है कि इसने एनर्जी रिलीज कर दी। तो गैमा रे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ ऐसा होता है जिसमें से एनर्जी हर वक्त रिलीज हो रही होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पे खुश होता है हर वक्त हमेशा। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। एक सिंपल सी ले लेते हैं, कोयला है, कोयला जल रहा होता है तो आपको एनर्जी दे रहा होता है, लेकिन इंटरनली वो डिके कर रहा होता है, वो सारी जिंदगी तो नहीं चलता रहा, इट डिपेंड्स कि कितना मास था। तो ये इसी तरह से एक चीज है जिसकी हाफ लाइफ करोड़ों साल होती है। अभी आता है उसको, जब तुम खुद कह रहे हो कि एनर्जी निकल रही है, तो तुम पार्टिकल कैसे ला रहे हो बीच में, किसने कहा, देखो कितनी कॉन्सेप्चुअली मिस कम्युनिकेशन कर दी ना। आप एक टर्म में कह रहे हैं एनर्जी, एक टर्म में आप कह रहे हैं पार्टिकल। फोटॉन इज नॉट अ पार्टिकल। हाँ अब आते हैं उसके ऊपर। अब आप बात मुझसे कर रहे हैं मैटर वेव की, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते कि पार्टिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट हो रहा तो उस एनर्जी का मास है। ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है, लेकिन साइमल्टेनियसली को एग्जिस्टिंग नहीं है। एनीवे, अब प्रॉपर्टीज देंगे, टेबल बना है अल्फा बीटा गैमा। भाई तुझे क्या हो रहा है, तो अब क्या क्या याद करना है, ये पूरा टेबल याद होगा। पहली चीज ये कहते हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल 8 सेंटीमीटर तक हवा में जाता है, उसके बाद गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि भारी होता है, खतरनाक हद तक भारी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टिश्यू पेपर से भी रुक जाता है, एक पेपर से भी रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि क्यों रुक जाता है, क्योंकि मोटा होता है, बड़ा होता है, कुछ नहीं कर सकता। बीटा पार्टिकल अल्फा से क्या होता है, हल्का होता है। तो बीटा पार्टिकल को क्या होना चाहिए, अल्फा जितना ही दूर जाना चाहिए या थोड़ा और दूर जाना चाहिए, और दूर जाना है। अभी आपको नजर आएगी 1 मीटर, लग रहे नजर आता है 1 मीटर। जाहिर है अगर ये थोड़ा पतला होता है और दूर तक जाते हैं तो उसको पेपर तो नहीं रोक सकेगा, तो इसे कौन रोकता है, मेटल फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल या गोल्ड फॉइल, वो रोकता है, उससे रोकता है। गैमा को रोकने के लिए हमें पूरा कंक्रीट चाहिए, दीवार चाहिए, इतना वो नहीं रुकता, और इसमें से भी निकल जाएगा, स्लोली निकलेगा। इसी तरह से लेड हेवी मेटल होता है, वो रोकता है। वरना एल्फा गैमा को ना कोई पेपर रोक सकता है, गैमा को ना हमारी इवन बोन्स भी नहीं रोक सकते, हम भी नहीं रोक, हमारे भी आर पार हो जाए। तभी सीटी स्कैन वगैरह हमसे गैमा रे से किया जाता है, या ट्यूमर जो कैंसर रिमूवर होता है या जो किडनी स्टोन होते हैं, वो गैमा गन से, गैमा नाइफ से ट्रीट किया जाता है। सवाल, हेड वगैरह के बंकर वो गैमा रेडिएशन से बचने के लिए बनाते हैं, एल्फा और बीटा रेडिएशन। एल्फा आपके अंदर तो जा ही नहीं सकती, एल्फा, दिस इज माय पॉइंट। एल्फा आपके अंदर नहीं जा सकता, एल्फा का हार्म खत्म हो गया, लेकिन एल्फा अगर स्किन पे आ गया तो यहाँ कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ के सारे सेल्स को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपके हाथ पे ना आए। अब आते हैं कि गैमा कैसे हमें हर्ट करती है सर। तो गैमा आपके सेल्स के साथ वही काम करती है जो माइक्रोवेव ओवन में आप खाने के साथ करते हैं। पहले आप सोचें कि आप माइक्रोवेव में क्या करें, फूड पार्टिकल्स की नॉर्मल वाइब्रेशन को हिला दें। हमारे हर सेल के अंदर डीएनए की नॉर्मल वाइब्रेशन होती है, जिससे वो अपने आप को प्रोड्यूस करता है, अपने आप को मेंटेन करता है, अपने फंक्शंस कंट्रोल करता है। गैमा रेडिएशन जाके डायरेक्ट उस वाइब्रेशन को चेंज कर देते हैं, तो अब वो सेल ही वो म्यूटेट हो जाता है। बाय, सी यू नेवर। हाँ बोलो।
हाँ नहीं, बीटा स्किन के थ्रू क्यों चली जाएगी एक में? हाँ, अब देखें इसने कितनी गलत बात की। बीटा जो है वो क्यों स्किन के थ्रू चली जाएगी भाई? बोन्स भी, बोन्स तो मेटल होती है, तो अंदर अंदर तो रुक जाएगी ना, ट्रैप हो जाएगी, तो पार कैसे हुई? वो करती है, वो तो एक्सरे भी करती है, एक्सरे भी हट करती है। क्या मतलब? एक्सरे बच्चों का कभी भी नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्सरे अगेन सेल के साथ वही काम करेगी जो हमें उसको एग्जाम में समझा, इसको भी नुकसान पहुंचाती है, कभी भी रिकमेंडेड नहीं। हाँ, वो तो गैमा रे भी कभी ऐसे नहीं होगा कि हल्की से गुजर गई तो अब आपको कोई मसला होगा। लॉन्ग जो है वो एक्सपोजर है, कंटिन्यूअस एक्सपोजर है, अब जाके वो ट्यूमर व्यूमर हो सकता है, वो तो वैसे भी हो सकता है, लोग रहते हैं वहां पर। जाहिर है वो तो एक बहुत यार कॉन्सेप्चुअली गलत बातें कर रहे हो ना भाई। वहां पे किसने कहा कि रेडियो एक्टिविटी हुई है? वहां तो न्यूक्लियर फिजन हुआ है, वो तो कराया गया है, उसकी तो बात बाद में करेंगे। ये तो नेचुरल है, यानी कि अगर कोई सबसे देखे ना, यहाँ इस वक्त भी कार्बन 14 देखे हो रहा होगा भाई, कोई ना कोई कार्बन 14 को अभी बने हुए 5,700 साल तो हो गए होंगे ना, हम अभी आए हैं तो दुनिया में तो वो पहले से है, तो वो अभी देखे हो रहा है, हमें कुछ हो रहा है। दैट इज द पॉइंट। बैकग्राउंड रेडिएशन तो दुनिया में हर वक्त है, हर वक्त है, हर जगह पे है। तो हमें नुकसान पहुंचाना रेडिएशन के लिए इतना आसान नहीं है कि बस हम, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बनाया है कि बस हम जरा सा भी गुजर गए तो ये ऐसा नहीं होता। बहुत लंबा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो तब हमें नुकसान पहुंचता। आप लोगों के जो अच्छे सवाल होते हैं ना वो क्या होता है, इनमें से मोस्ट डैमेजिंग कौन है? तो अल्फा है। अगर एक्सपोजर सेम रखा जाए तो अल्फा तो आपको बहुत ज्यादा डैमेज करेगी, बहुत ज्यादा चार्ज है उसका। अगर आप थोड़े डिस्टेंस में हैं, तो सिर्फ गैमा डैमेज करेगी आप, अल्फा और बीटा आपके अंदर नहीं जा सकेंगे। और अगर आपका कोई खाना ऐसा है जिसके अंदर अल्फा या बीटा शामिल है तो वो आपके लिए ज्यादा डैमेज। गैमा से बचने का कोई इलाज आपके पास मौजूद नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको ये भी नहीं पता गैमा है का, ना आप उसको रोक सकते हैं। और अगर आप लेड के बंकर में रहेंगे या लेड के घर में रहेंगे तो लेड खुद पॉइजनस होता है। इसमें सिर्फ गैमा है ये स्पेक्ट्रम के, अल्फा और बीटा तो रे है ही नहीं, पार्टिकल। अच्छा, अब आ जाए कि हमने एक तो ये कि ये मेजरमेंट्स याद की, दूसरा ये कि हमने ये याद किया, तीसरा हम कह रहे हैं कि इनका चार्ज क्या है, चौथा वो है जो अभी क्लास में चल रहा है आजकल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब अगर एल्फा पार्टिकल जा रहा है तो एल्फा इज अ चार्ज पार्टिकल, तो ये वाला डायरेक्शन शो करेगा एल्फा। मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ है तो चार्ज की डिफ्लेक्शन कैसी होगी? ऊपर। अब इसको यहाँ पे देखें, पहले तो ये देख लें ताकि इससे कुछ समझ आ जाए मैं क्या दिखा रहा हूँ। अब चेक करेंगे कौन कहाँ तक पहुंचा और कौन कहाँ तक नहीं पहुंचा। कुछ समझ आया? एल्फा पेपर से रुक गया, बीटा फॉइल से रुका है, गैमा लेट से। अब इसी में मैं जो कह रहा था बात वो क्या था, वो ये थी कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ले आता, यहाँ नॉर्थ रख देते हैं, यहाँ साउथ रख देते हैं, तो क्या होगा? तो गैमा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे, इंडेक्स फिंगर नीचे, अल्फा यूं जा रही है, तो फोर्स कहाँ लगेगी? अंदर। यानी कि अल्फा भाई टर्न हो जाएंगे, अब अंदर जाएंगे। अंदर जाना कैसे दिखाते हैं? क्रॉस से दिखाते हैं। चेक करें मेरा हाथ और देखें मैंने क्रॉस क्यों बनाया। तो पहले तो ये रखें, ये क्यों रखा है नीचे? ये क्यों नीचे रखा है? लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं हम सारे के साथ, ये क्यों नीचे रखा है? नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है। अब मिडिल फिंगर खोलें जिस डायरेक्शन में अल्फा जा रहा है, आप देखें थंब कहाँ जा रहा है आपका? अंदर, बोर्ड के अंदर, लेफ्ट हैंड से करना है सब। वहां जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, लेफ्ट हैंड से करना है अंकल, सबने लेफ्ट हैंड से करना है, नॉर्थ टू साउथ।
पहले मैं इस तरफ मुंह कर लेता हूँ ताकि आप सबको समझ आए। नॉर्थ टू साउथ, सब इंडेक्स फिंगर नीचे करें अपने उल्टे हाथ। अबे ढक्कन इंडेक्स फिंगर नीचे करनी है। पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ गुड। अब आप अपनी मिडिल फिंगर ओपन करें टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एरोज दे आर गोइंग। मिडिल फिंगर को उस तरफ लेके जाएं। देखिए मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। आप अपने हाथ को, कलाई को यूं मोड़ो। रिवर्स। नहीं नहीं, और करो। हाँ, नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। है सबका मना। फोर्स आई अंदर, एल्फा अंदर जाएगा। अब हाँ अंदर, हाँ अंदर जाना ना, बोर्ड की तरफ जाना, तो क्रॉस बनाने। अब सवाल ये कि बीटा आ जाएगा तो बीटा बाहर। ये मजे की चीज है कि एल्फा का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। बीटा का चार्ज क्या है, बीटा के लिए कुछ बना नहीं रहा मैं, मैंने अल्फा का डिसाइड कर लिया है इनटू दी बोर्ड। तो बीटा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड। नहीं, रूल फिर आप सारा भूल जाएंगे। रूल इज वैलिड फॉर पॉजिटिव चार्ज, ऑल रूल्स आर वैलिड फॉर कन्वेंशनल करंट। नो लॉ, नो रूल इज वैलिड फॉर द। तो बीटा के लिए कोई रूल है ही नहीं, रूल अल्फा के लिए। अल्फा क्योंकि अंदर जा रहे हैं तो बीटा बाहर आएगा। अगर अल्फा ऊपर जा रहा होगा बीटा नीचे आएगा। अल्फा अगर लेफ्ट जा रहा होगा बीटा राइट। अल्फा अगर नीचे जा रहा होगा बीटा ऊपर। तो जो अल्फा करेगा उसका उल्टा बीटा करेगा। बात समझ आई? कोई सवाल? ओके। अनलाइक चार्जेस। हाँ तो, हाँ तो क्या मतलब, समझा नहीं। अब तो सवाल तुम सोच रहे हो तो समझाने तो तुम्हें पड़ेगा। नहीं तो इनको रिपेल, ये आपस में जोड़ी कर रहे हैं, इनको तो मैग्नेट रिपेल करा रहा है। मैग्नेट हटा दो, फिर इन दोनों को पास जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक रखेंगे, बाकी बातें मेरा। छुट्टी, बाय, भाग।